हेलो बच्चों, देखो आज ये जो छोटा सा वीडियो है ये जेई मेट्स का जो 5th टेस्ट है जेई मेट्स 5 उसका एक एनालिसिस वीडियो है। जैसे हम हर बार आपको ये वीडियो प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस थे, कितना एक्सपेक्टेड था आपका स्कोर और कैसा आपने परफॉर्म किया है। तो उसी दिशा में आज ये एक वीडियो जेई मेट्स 5 के लिए। मैं आलोक कुमार ALK आपका केमिस्ट्री टीचर। फ्लो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे पहले हर बार रहता है। मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक का पार्ट लूंगा, मेरे बाद फिर NS सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनालिसिस करवाएंगे। देर आफ्टर मैथ्स में मोहित सर, एंड में ABJ सर आपको ये एनालिसिस बताएंगे फिजिक्स का, एज वेल एज ये भी बताएंगे कि इस पेपर में इजी मॉडरेट टफ के हिसाब से हमारे हिसाब से 99 परसेंटाइल के लिए क्या स्कोर होना चाहिए, 97 परसेंटाइल क्रॉस करने के लिए क्या स्कोर होना चाहिए और 99.9 के लिए क्या होना चाहिए, सो दैट यू हैव सम रेफरेंस पॉइंट्स एंड यू कैन कंपेयर योर परफॉर्मेंस इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। तो चलिए इन क्वेश्चंस पे आए। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो भी एनालिसिस वीडियोस हैं ये हम अपने ऐप पर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। कंपटीशन की जो ऐप है उस पर भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये वाला वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा और ऐप पे भी जाएगा। आने वाले वीडियोस जो हैं जेई मेट्स जो 6 होगा 7 होगा, हो सकता है वो ऐप पे ही आए, बट एनालिसिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है। तो बच्चों जैसे केमिकल काइनेटिक्स में इस बार एडिशन चैप्टर है, इसके क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ये एक मैकेनिज्म का क्वेश्चन है और बड़ा सेट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मॉडरेट की कैटेगरी में जाएगा जहां पर ऑर्डर बताना पड़ता है बेस्ड ऑन गिवन मैकेनिज्म। देन ये तो मतलब टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है या नहीं है, मतलब मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, केवल इस पॉइंट के बेसिस पे कहानी इतनी बड़ी है। क्वेश्चन एकदम आसान है, इजी क्वेश्चन। हाँ, अगेन रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस के अंदर रिलेशन बड़ा आसान होता है, इजी क्वेश्चन। इस बार फिजिकल इनऑर्गेनिक वाला पार्ट काफी इजी है। ये भी लिक्विड सॉल्यूशन का जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी इंटू आई, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी। हाँ, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। I इंटू C डिसाइड्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इजी। हाँ, ये भी एक इजी क्वेश्चन है लिक्विड सॉल्यूशन से ही। जो एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन कंपैरिजन में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, उसके ऊपर बेस्ड है, इजी क्वेश्चन अगेन। हाँ, ये एक मॉडरेट क्वेश्चन में काउंट होगा। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि AgCl इनसॉल्युबल सॉल्ट है और वो कॉम्प्लेक्स बना के घुल सकता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बात पता नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो मॉडरेट। हाँ, ये इसके अंदर मल्टीपल रिएक्शंस हैं, यील्ड भी दी हुई है। कई बार बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको हम फिर मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में ले सकते हैं। तो वी कैन कॉल दिस क्वेश्चन टफ। हालांकि ऐसा टफ है नहीं, बट इस पेपर में ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, तो मैं इसे टफ बोल देता हूं, बट मॉडरेट भी बोल सकते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट लगने हैं। डी ब्रॉगली का फॉर्मूला भी लगाना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी भी। मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर पी ब्लॉक पढ़ा है तो आपको बिल्कुल क्लियरली एनसीईआरटी में से एक क्वेश्चन उठाया गया है, तो ये याद होना चाहिए। F2 इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। इवन ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। कौन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। पी ब्लॉक से भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन। केमिकल इक्विलिब्रियम में जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लार्ज होता है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन अगेन। ये याद होना चाहिए कि भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो बोरेक्स स्पीड टेस्ट है उसमें कौन से कलर आते हैं, क्या कंपाउंड बनता है, तो याद वाले बेसिस पे है तो ठीक है, इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये वाला। केमिकल काइनेटिक्स का अगेन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की एक ही तो इक्वेशन होती है, उससे बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन। हाँ, देखो ये क्वेश्चन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो यूनिट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए। अगेन इजी क्वेश्चन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये नास्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आपको क्या इक्वेशन लेनी है, इनकी वैल्यू क्या लेनी है, और उसके हिसाब से इसे मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाँ, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। पी ब्लॉक से, हेलोजन्स और नोबल गैसेस वाले पार्ट से है, ये हेलोजन वाले पार्ट से।
तो इसको एक मॉडरेट कैटेगरी में हम क्वेश्चन को रखेंगे। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक प्लेन सा सवाल है, पता होना चाहिए। ये मालूम होना चाहिए कि प्लेटिनम +2 में है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। ओवर टू एनएस सर नाउ। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में साइक्लोपेंटेन का क्लोरीनेशन किया गया सनलाइट की प्रेजेंस में। एक्सिस में क्लोरीन लिया गया है, पता है हमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो धीरे धीरे करके क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। ये एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में SN2 रिएक्शन पूछी गई है। यहां लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, कोई कायरल कार्बन नहीं है, इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने एक दो क्वेश्चन भी किए हुए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन मैं मानता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, एल्कोक्साइड और एल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। SN2 रिएक्शन तो होगी नहीं, एलिमिनेशन ही होगा, सेट जे प्रोडक्ट पहचानना है। मॉडरेट लेवल में मैं इसलिए रख रहा हूं कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। वैसे तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN2 देगा ही नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन भी कर रखे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन ही कर रखे होंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन इसमें हो, वरना तो ये एक इजी क्वेश्चन होना चाहिए, बट मैं मॉडरेट लिख देता हूं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक आसान क्वेश्चन है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की KCN से SN2 रिएक्शन की गई, साइनाइड बना और उसका रिडक्शन करके प्रोडक्ट बना दिया गया। बस इस साइनाइड का IUPAC नेम पूछा है, हमें पता है कि नाइट्राइल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉमन नेम भी दिया है, मिथाइल साइनाइड, एसीटोनाइट्राइल और इथेन नाइट्राइल, तो ऑब्वियसली इथेन नाइट्राइल ही होगा IUPAC नेम में। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर पाउडर से करा दी गई है। ऐसी रिएक्शन कम आती हैं, इसलिए हो सकता है दिमाग से स्किप हो जाए, वरना तो ये एसिटाइलिन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। याद करने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि यार क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बहुत कम पूछी गई है, एग्जाम्पल वैसे कम ही क्वेश्चन टेस्ट में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको मॉडरेट लेवल में रख रहा हूं। अगर ये दो रिएक्शन इनके ऐसा है कि इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा नहीं करा सकते क्योंकि वो रिएक्शन है जो एक ही रिएक्शन है, तो ऐसी रिएक्शन दिमाग से स्किप हो जाती हैं, इसलिए मैं इसको मॉडरेट लेवल में रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें पूछा गया है ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस से मेलोनिक एसिड किसमें बनेगा। तो मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर वो स्ट्रक्चर नहीं पता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एक एक करके ओजोनलाइसिस करके आपको देखना होगा। इसमें क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि केवल ओनली प्रोडक्ट पूछा है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्वेश्चन वैसे तो आसान है, लेकिन मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं आता है तो क्वेश्चन गलत होगा और एक एक ऑप्शन को आपको करके देखना पड़ेगा, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने के कारण मैं इसको मॉडरेट लेवल में डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में नॉट करेक्ट IUPAC नेम पूछा गया है। वैसे तो ये 4 अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएं तो आसान 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 क्वेश्चन है, लेकिन एक साथ मिला के दिया गया तो ये लेंदी भी हो जाता है और इसमें गलती होने के थोड़े चांसेस भी हैं। ब्यूटेन 2 ऑल लिखा हुआ है जबकि 2 ब्यूटेन ऑल लिखा हुआ है, तो ये पहले के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग सही है, IUPAC के हिसाब से भी ये गलत नहीं है, इसलिए थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा। तो इसमें इस क्वेश्चन नंबर 21 को मैंने टफ कैटेगरी में रखा। हेलो बच्चों, JEE मेट्स 5 एग्ज़ाम का मैथ्स का टफनेस एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला हो गया कि ये मीडियम है, राउंड 2 के लिए जाना चाहिए क्योंकि ये जो मॉड लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगेगा ओपन करते हुए, बट अगर किसी ने एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं तो राउंड 1 में भी ले सकता है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। दिस क्वेश्चन इज ईजी, राउंड 1 सीधा सीधा x से डिवाइड करेंगे तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है जिसका सेट प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस विच इज़ मीडियम। राउंड 1 और राउंड 2 का मतलब ये कि PS बराबर PL टाइप चीज़ अगर मेरे को पहचान में आ जाए तो राउंड 1 में बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं उसमें सोचने की जरूरत पड़े तो राउंड 2 में होना चाहिए। दिस इज़ अगेन टफ क्वेश्चन, राउंड 2 में जाना चाहिए। दिस इज़ अगेन मीडियम क्वेश्चन, राउंड 2 में जाना चाहिए क्योंकि इतने सारा चीज़ें लिखी है तो शायद पहली बार जब हम पेपर अटैम्प्ट करें तो वी विल नॉट लाइक टू टेक दैट मच टेंशन। नेक्स्ट दिस इज़ मीडियम क्वेश्चन है, राउंड 2 में जाना चाहिए बिकॉज ओवरवेलमिंग डेटा लग सकता है पहले बार के लिए किसी को। नेक्स्ट दिस इज मीडियम, और राउंड 1 और राउंड 2 में इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर मेरे को ये क्लिक कर जाए कि यूजली इस तरह की सीरीज़ में हम B/C कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है, तो अगर ये क्लिक कर जाए तो राउंड 1 में, अदरवाइज राउंड 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टफ राउंड 2 के लिए, राउंड 2 में बिल्कुल लास्ट में।
ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। अगर मेरे को ये समझ आएंगे डिफरेंशिएट करके बराबर करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो राउंड 1 में ये सोचने की जरूरत पड़े तो राउंड 2 में। थर्ड हो गया, ये इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, ठीक है, प्रोसीजरल क्वेश्चन है, राउंड 1 में होना चाहिए। अगेन मीडियम क्वेश्चन है राउंड 2 के लिए। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है और राउंड 1 में ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक एक लाइन में है कि इमेजिनरी पार्ट और जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, सॉरी जो रियल पार्ट होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, इमेजिनरी पार्ट एक्स वाई के टर्म्स में आता है। तो ओरली आंसर हो जाएगा, ओरली आंसर कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चन है, राउंड 1 के अंदर ही होना चाहिए। 15 क्वेश्चन जो है ये भी इजी क्वेश्चन है और राउंड 1 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ भी बड़े आराम से बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं। दिस क्वेश्चन इज मीडियम क्वेश्चन और वी कैन गो इट फॉर, मतलब कैलकुलेशन की वजह से राउंड 2 में। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर वेरिएबल अंदर है तो उसको बाहर निकालेंगे तो वैसे कैलकुलेशन बड़ी क्लीन है। बट अगर मेरे को ये समझ आए कि साइन एक्स बाहर निकालने के बाद साथ में कांस्टेंट बचेगा तो ये बहुत ईजी हो गया, फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं, अदरवाइज राउंड 2। 17 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है राउंड 1 के लिए। 18 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है अगेन राउंड 1 के लिए। ये वाला क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन है राउंड 2 के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे z/4 और 4/z बार देख के घबरा सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से 1 सेकंड के अंदर बन जाएगा, राउंड 1 में होना चाहिए। 21वां क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन है, राउंड 1 और राउंड 2 में ऐसे क्वेश्चन यूजली हर बुक में मिल जाएगा। तो अगर मेरे को पता लग जाए कि ये जो फंक्शन है ये रूट, जहाँ पे भी रूट इंटीजर होगा वहाँ पे ब्रेक होगा, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो तुरंत हो जाएगा। अगर मेरे को सोचना पड़ रहा है, पहले इस तरह क्वेश्चन का एक्सपोजर नहीं है, तो राउंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज टफ क्वेश्चन एंड इट विल गो टू राउंड 2, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स वगैरह लगेंगे डायरेक्टली। दिस इज मीडियम क्वेश्चन राउंड 2 के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लग सकता है हमें ज़्यादा। 24th क्वेश्चन, इट इज़ अगेन टफ क्वेश्चन और राउंड 2 के लिए जाना चाहिए। एंड 25th क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन। ये जो डेटा दे रखा है, बी सी का मैग्नीट्यूड पता है, तो यहाँ से बी सी के बीच में एंगल आ जाएगा, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, तो राउंड 1 में ही हो जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ऑफ कोर्स टफ क्वेश्चन है एंड इट विल गो इनटू राउंड 2। तो दैट्स इट। आई होप कुछ बच्चे अभी जैसे पेपर में अपनी गलतियां देख के उन्हें लगता होगा अरे ये मैंने गलती कैसे कर दी, तो इसीलिए एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट माइंड यू, जो बच्चा सीरियसली ये सारे पेपर में करता रहेगा, वो ये जो अभी उसने 1-2 गलतियां की हैं, यही तुम्हें पेपर के अंदर जरूर वहाँ सही करके आओगे, और यही जो गलतियां हैं वो तुम्हें 10-12 मार्क्स दिलाएगी आगे चल के, अगर तुम अटेंटिव होकर इन चीज़ों को याद रखते हो। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, आज हम हेलो बच्चों, जी मेट्स 5 का जो पेपर था, मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स बड़ा सिलेबस तो बढ़ते बढ़ते काफ़ी सारा हो गया, लेकिन पेपर रिलेटिवली काफ़ी आसान था बिल्कुल वैसे जैसे जेई मेन के पेपर होते हैं। जेई मेन के पेपर से आसान नहीं था, ठीक है, लेकिन सिलेबस ज़्यादा था तो हमने बेटा बिल्कुल जो पेपर थे उसमें काफ़ी सारे आसान क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आपसे पूछ रखे थे। जिन बच्चों को फॉर्मूले याद हैं, जिन बच्चों की कैलकुलेशंस बेटर हैं, उनसे मेरे ख्याल से मोस्टली सवाल बन गए होंगे। इक्का दुक्का सवाल परेशान करने वाले भी थे। पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, लेट्स डिस्कस इट। पहला सवाल बेटा मुझे काफ़ी प्रोसीजरल सा ही लगा, राउंड 1 के अंदर ये वाला सवाल बनना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सवाल मीडियम लेवल का है। दूसरा सवाल बेटा, इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक ऑफ कोर्स टाइम पीरियड के फॉर्मूले का, और एक जी जो है वो हाइट के साथ कैसे वेरी करती है इस बात का। सवाल बेटा ऑफ कोर्स राउंड 1 का ही है। वैसे मैंने बेटा इसको इजी बोल रखा है, लेकिन चलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस कारण से इसको मॉडरेट बोल देता हूँ क्योंकि इसमें 2 कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, और कई बच्चों को ऑफ कोर्स 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स करने में दिक्कत आती है, तो लेट्स कंसिडर इट मॉडरेट, बट राउंड 1 में ही ये वाला सवाल बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन बिल्कुल सिंपल सवाल, फ्लक्स इक्वल्स टू m इंटू आई लिखना और उसको डिफरेंशिएट करके EMF लिखना। मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम प्रोसीजरल सा सवाल है, राउंड 1 में ही सवाल करने लायक है, इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेटा सवाल बिल्कुल आसान है, कई बच्चों को मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन किसी बच्चे को अगर ये समझ में आ गया होगा कि इस पार्टिकल का मोशन और इस बॉल का मोशन एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि दोनों बॉल्स के पास शुरुआत में स्पीड सेम थी, तो ये बॉल चलते 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 यूँ आएगी और ये वाली बॉल चलते 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 यूँ आएगी। ये वाला मोशन और ये वाला मोशन एग्जैक्टली सेम है, तो ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस एग्जैक्टली सेम होगा। अगर ये इस बच्चे ने अगर इमेजिन कर लिया तो उसे कोई रेंज वेंज के फॉर्म में वैल्यूज पुट करने की आवश्यकता नहीं है और वो खटाक से आंसर निकाल देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से राउंड 1 का ईजी क्वेश्चन है।
हाँ, ये जरूर कि किसी को चीज़ क्लिक ना हो, मान लो कि भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगी, बट फिर तो उसको ऑफ कोर्स उसको पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे ही पूरा करोगे फिर उस केस में ऑफ कोर्स राउंड 2 और टफ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट इज बेटा मेरे ख्याल से सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी पेचीदा है ना। किसी बच्चे को सवाल सुनते ही लैंग्वेज पढ़ते ही अगर समझ में आ गया तो ये सवाल बिल्कुल राउंड 1 का मॉडरेटली टफ क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और अगर किसी को बड़ा अगर सवाल समझ में नहीं आया तो जबरदस्ती टाइम वेस्ट ना करें, आप इसको राउंड 2 के अंदर ही करें, राउंड 1 में सवाल ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सवाल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही है, मेरे ख्याल से राउंड 1 में होना चाहिए। एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I/4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। थोड़ा ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी इसलिए मैंने मीडियम में बोल दिया। अगर ज्योमेट्री ना लगानी पड़ती तो मैं ऑफ कोर्स इसको इजी में बोलता। राउंड 1 का सवाल है ये वाला सवाल। बेटा वैसे तो ना एडवांस ने कुछ साल पहले पूछा था, हमने सेम सवाल बेटा यहाँ पूछ रखा है। मुझे रिलेटिवली बेटा सवाल काफ़ी आसान लगता है, लेकिन मैंने इसको टफ में इसलिए डाल रखा है क्योंकि इसमें फंसाने वाली एक बात और है। सॉल्व करते करते हो सकता है कि आखिर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 से छोटा आ जाए, तो बच्चा सोचेगा कि सर 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो उस केस में वापस सवाल को पढ़ता है और फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लेता है। तो इस कारण से मैंने इसको बड़ा थोड़ा सा टफ कैटेगरी में डाला है और मैंने कहा है कि ये राउंड 2 के अंदर आप इसको करें, राउंड 1 के अंदर आप इसको छोड़ सकते हो। क्योंकि राउंड 1 में करने के लिए खूब सवाल है तो इसको करने की क्या जरूरत है। सवाल की लैंग्वेज ही खूब सारी बड़ी है, ठीक है, और उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी 1 से छोटा आ रहा है, तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ऐसा कैसे हो गया। वैसे बेटा ऑफ कोर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा होता नहीं है, बट ये जो डेटा है ना, ये डेटा बेटा हमने हमारी मर्जी से नहीं लिया है, एडवांस भी ऐसा डेटा पहले से यूज कर चुका है। तो हम चाहते थे कि यार है ना बच्चा भी थोड़ा बहुत हैबिचुअल हो जाए कि हाँ कभी किसी सवाल के अंदर मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर 0.75 आ जाए तो कोई बात नहीं, चलता है ना, ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। ऐसा एडवांस में हो रखा है, इसलिए जानबूझकर मैंने मेंस में आपसे पूछा है। मैं मानता हूं कि म्यू की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, जानबूझ के बड़ा म्यू की वैल्यू 1 से छोटी में आपको सवाल जानबूझ के दिया गया है, ठीक है, क्योंकि एडवांस ने दे रखा था। सो मैं सिर्फ और सिर्फ चाह रहा था कि आप लोगों के उसके आदत पड़े, क्योंकि जैसे बड़ा म्यू की वैल्यू मान लो 0.75 आई किसी बच्चे की, तो सोचेगा कि तो गलत हो गया यार, वापस से सॉल्व करता हूँ, तो उस तक उसके 4-5 मिनट इस चक्कर में वेस्ट हो जाए। तो वो क्या होगा कि एटलीस्ट ना आज हमें गलिया लेगा कि देखो कितनी गंदी वैल्यूज दी, लेकिन जब एक्चुअल एडवांस में एक्चुअल मेंस में जब ये वाला सवाल आएगा तो बोलेगा कि हाँ सर ने सही किया। उस दिन मुझे कम से कम इस बात की आदत डलवा दी कि हाँ आंसर निकालो, आगे बढ़ो, ज़्यादा कुरेदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बड़ा बिल्कुल थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन वाइज टफ वाला सवाल है। सवाल देखते ही पता लग जाता है क्या करना है, लेकिन जब जैसे ही देखते ही पता लग जाए कि क्या करना है तो पता लग जाता है कि हाँ भाई टाइम लगेगा, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ मुझसे पूछी है तो ऑब्वियस बात है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यार ठीक है बाद में करेंगे, हाँ। तो राउंड 2 का सवाल है टफ सिर्फ किस लिए, कैलकुलेशन के कारण, कोई कॉन्सेप्ट वाइज कोई बात ही नहीं है। बेटा मेरे ख्याल से है ना सवाल देखते ही आइडिया जाता है कि करना क्या है, बट ठीक है बेटा सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, खासतौर से कैविटी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़े से बड़ा, ठीक है 3-4 स्टेप्स तो लगते हैं। तो राउंड 2 में करो, मॉडरेटली टफ क्वेश्चन है, ठीक। ये वाला सवाल बेटा मेरे ख्याल से ना ऑफ कोर्स है ना सवाल देखते ही बच्चों को आइडिया लग जाएगा कि यार ये वाला सवाल तो क्लास वगैरह भी मैंने कर रखा है, लेकिन ये वाला सवाल बेटा मेरे ख्याल से टफर साइड का ही सवाल है। 2 कॉन्सेप्ट है, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट भी है और कंडक्शन का कॉन्सेप्ट भी है, और उसके बाद भी कैलकुलेशन भी है। तो राउंड 1 में करने वाला सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आपको अगर आता भी हो ना तब भी ये सोचना कि यार बाद में करूंगा, है ना। आता हो ना उसके बावजूद बड़ा सोचना है कि बाद में करूंगा। ऐसा हो सकता है कि मैथमेटिक्स से कई सवाल इससे आसान हो, ऑब्वियस बात है केमिस्ट्री के बहुत सारे सवाल इससे आसान होंगे, तो पहले उन आसान सवालों पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये लास्ट में करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से राउंड 2 का सवाल है, टफ तो बड़ा ऑफ कोर्स है बेटा। मेरे ख्याल से राउंड 1 में इजी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेटा मेरे ख्याल से पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, एक लाइन का सवाल बेटा। मेरे ख्याल से अगेन बिल्कुल आसान सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, इस बात का सवाल है। B इज इक्वल्स टू बेटा ऑफ कोर्स E0/C, इसके लिए कोई बात ही नहीं ना बेटा। अगेन मेरे ख्याल से वर्क फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, पुट करते आपका आंसर आ जाएगा। राउंड 1 में ही इजी क्वेश्चन है। अगेन बेटा सवाल बेटा ठीक है आसान ही है, सवाल देखते बेटा सिर्फ और सिर्फ t=0 पर क्या होगा बेटा, कैपेसिटर शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। बाद में बेटा ऑफ कोर्स है ना टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर बेटा ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, राउंड 1 में ही होना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि बेटा सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है थोड़ा बहुत कि t=0 पर क्या है, t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर क्या है, बीच में क्या है, हल्का सा एनालाइज करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट बोल दिया। बेटा मेरे ख्याल से तो बिल्कुल मॉडरेटली टाइप क्वेश्चन है, फॉर्मूले में पुट करते आपके सारे आंसर्स आपके आ ही जाएंगे। अगेन बेटा सवाल मेरे ख्याल से ना
सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको राउंड 2 में करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि टाइम लगेगा। सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया मास डिफेक्ट निकालना है, मास डिफेक्ट को 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते मेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ठीक है बेटा, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करने में हमारे कैलकुलेटर तो यूज कर नहीं सकते, तो पता होने के बावजूद सवाल में 2.5-3 मिनट के आसपास का टाइम लग सकता है। ये पता होने के बावजूद कि क्या करना है, समय लगेगा, इसलिए मैंने इसको राउंड 2 में बोल दिया। हालांकि मैं इसको राउंड 2 और इजी लिखना चाह रहा था, फिर मुझे लगा कि ठीक बेटा कैलकुलेशन में तो ठीक है, बच्चे फंसते ही है ना, तो मैंने इसको इसलिए मॉडरेट बोल दिया है ना। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली तो बेटा ठीक है, आसान है। बेटा अगेन मेरे ख्याल से बेटा सवाल वैसे थोड़ा सा इनोवेटिव है, इसलिए मैंने इसको राउंड 2 में बोल दिया। जैसे ही चमक में आ जाए कि हाँ यार ये तो एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का सवाल है, फटाक से कर लेता हूं, चमक में आ गया तो बड़ा ठीक है राउंड 1 में कर सकते हो। अगर बड़ा सवाल देखते ही ना समझ में आया तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राउंड 2 में सवाल को करना, और बड़ा अगेन मॉडरेट है ना। बड़ा बिल्कुल आसान सवाल, कुछ खास करने की जरूरत नहीं, इजी सवाल राउंड 1 का। बट अगेन इजी सवाल राउंड 1 का, सिर्फ और सिर्फ बड़ा एनर्जी कितनी रिलीज होगी इसका बड़ा फॉर्मूला आना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जीज का जो डिफरेंस है वही एनर्जी रिलीज होगी, राउंड 1 में आना चाहिए। और कैलकुलेशन भी आसान है, अगर कैलकुलेशन टफ होती तो बड़ा ऑफ कोर्स राउंड 2 बोलता, यहाँ तो कैलकुलेशन भी ईजी है। बेटा सवाल बिल्कुल आसान, देखते बनना चाहिए, पेन चलाने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। राउंड 1 बेटा ये वाला सवाल अगेन थोड़ा सा टफर साइड का है, ऐसे मतलब बहुत टफ नहीं है, बट जितने सवाल अपन ने अभी तक किए ना उनके मुकाबले रिलेटिवली थोड़ा सा टफ है। टफ मतलब समय भी लगता है, पोटेंशियल जैसे फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स को जीरो करना पड़ेगा, फिर आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी। तो 2 कॉन्सेप्ट आ गए ना, एक तो फोर्स निकालना और उसको जीरो करना, और दूसरा बड़ा ऑफ कोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना। तो 2 कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व। सो बच्चा सोचेगा कि यार इतने सारे सवाल आसान है, पहले वो निपटा लेता हूँ, तो राउंड 2 में करो, और राउंड 2 में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने इसको टफ में डाला है। नेक्स्ट इज बेटा राउंड 1 का आसान सवाल है, करंट दे रखा है और चार्ज पूछा है। बेटा किसी बच्चे ने अगर इस सवाल में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह बनाई है तो बड़ा उसके लिए तो बहुत ही टफ है, देखो सीधी सी बताता हूँ। लेकिन वैसे अगर देखो तो मैंने इस तरह के तुम्हें सवाल सिखा रखे हैं कि ना जिस टाइम पर आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा, उस टाइम पर आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स बराबर होगा। आई होप कई बच्चों को याद आ होगा। जैसे अगर ये सोच लिया तो उसके बाद बड़ा आराम से सवाल कर सकते हो। फिर भी चलो ठीक है, मैं जस्ट एक बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए बोलता हूँ कि हाँ इस तरह के सवाल को देखते बच्चा सोचता है कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बाद में करते हैं, तो चलो मैंने राउंड 2 बोल दिया। बट इन एनी केस दिस इज मॉडरेटली टफ है ना। अगेन बेटा सवाल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना, मोस्टली डेटाज याद रहते हैं। राउंड 1 का मॉडरेट मान लेता हूँ। अगेन बेटा राउंड 2 का सवाल है, थोड़ा सा टफ सवाल है, थोड़े सूडो फोर्स वगैरह कॉन्सेप्ट भी आ सकते हैं, फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो थोड़ा सा बड़ा टफर साइड का क्वेश्चन पर इसको मान सकते हैं। ये बेटा मैंने सारे इजी मॉडरेट टफ बता दिए। अब स्क्रीन के ऊपर आपके पास किस किस सब्जेक्ट के अंदर कितने सवाल इजी थे, कितने मॉडरेट थे, कितने टफ थे, आप चेक कर सकते हो। 99 परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल और 97 परसेंटाइल कितने नंबर्स पर आप बेटा आज के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पेपर के अंदर, वो भी आप बेटा इस स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो। ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये डेटा सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि आज के दिन जो बच्चा 99.9 या 99 या फिर 97 परसेंटाइल ला रहा है वो उसके आज के दिन इस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं इस बात का इंडिकेशन है। ऑफ कोर्स बड़ा समय के साथ चीज़ें चेंज होंगी। इस पेपर में सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा ठीक है, जैसे जैसे समय बीतेगा सिलेबस ऑफ कोर्स और लगातार बढ़ता ही जाएगा। पढ़ाई करते रहेगा। ऑल द बेस्ट, अगले टेस्ट का मिलते हैं, बाय।